नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में बुधवार से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है। अब दिल्ली वाले गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकेंगे। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को लॉन्च किया। इस बीच सीएम केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर मार्च में ही वैक्सीन लग जाती तो कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती। जो काम केंद्र का है उसे हम कैसे कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि वैक्सीन को लेकर हम आज भी गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। सभी राज्यों को कह दिया गया है कि अपना अपना इंतजाम कर लो। वैक्सीन को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में मैं हूं। अब तक कोई राज्य वैक्सीन का एक भी टीका नहीं ले पाया है, ये केजरीवाल ने कहा। वैक्सीन कंपनियों ने केंद्र सरकार से बात करने का हवाला दिया है। सारे टेंडर फेल हो गए हैं तो देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा। दिल्ली में यहाँ पे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे दिल्ली में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में अगले कुछ दिनों के अंदर इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं और लोगों को उससे काफ़ी मदद मिलेगी। बस दिक्कत वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है। वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 18-44 वाला जो ग्रुप है, युवाओं के लिए वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है उसके लिए सरकार में भी अभी कोविशील्ड थोड़े दिनों के लिए बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार भी प्रयास जो कर रही है कि जल्दी से दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिलेगी, ताकि हम जो अब स्पीड कम हो गई है, सारे सेंटर बंद हो गए हैं। दिल्ली में नहीं, मैं देश भर में देख रहा था, देश भर में कई राज्यों के अंदर सेंटर बंद होते जा रहे हैं। ये तो ऐसा समय था जब हमें सेंटर बढ़ाने चाहिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खुलने चाहिए थे, लेकिन देश भर में सेंटर बंद हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन की सप्लाई की जाए। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, कल वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रू शुरू हुआ है, वो अब किस तरह से चल रहा है और कल का मंजर इसको लेकर किस तरह से पूरा देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल कल प्रेस वार्ता के अंदर बिल्कुल साफ करा कि जिस तरीके से ड्राइव थ्रू कह सकते हैं वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट किया गया है कल से ही, और लगातार कहीं ना कहीं जनता को जो है वो वैक्सीनेशन का टीकाकरण उनकी गाड़ियों के अंदर बैठे बैठे दिया जा सकता है। मन यानी कि डॉक्टर जो है, ये नर्स जो है वो कहीं ना कहीं बाहर आएंगे और उनकी जो गाड़ियों के अंदर अगर मरीज बैठे हुए हैं जिनको वैक्सीनेशन का टीकाकरण चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो अपनी गाड़ियों के अंदर ही बैठे बैठे टीकाकरण ले सकते हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए कि दिल्ली केंद्र सरकार जो है वो टीकाकरण नहीं दे रहा है दिल्ली को, और कहीं ना कहीं कई राज्यों के पास टीकाकरण नहीं है, और इसी के लिए मार्च के महीने में जो टीकाकरण जो यानी कि दूसरी लहर थी उससे रोकने के लिए लगातार कहीं ना कहीं टीकाकरण किया जाना था। वो टीकाकरण जो अब रफ्तार नहीं पकड़ता नजर आ रहा है और वो टीकाकरण जो है वो रुका हुआ नजर आ रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के अंदर ये भी कहा कि अगर भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला कर देता है तो क्या राज्य यानी कि दिल्ली सरकार हो या फिर और पार्टियां हो, क्या वो अपना इंतजाम खुद करेंगी या भारत की केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है? क्योंकि केंद्र सरकार ही एक ऐसा है। कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि अगर राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, राज्यों की स्थिति इस तरह से बेकाबू होती चली जा रही है, तो केंद्र का ये फर्ज बनता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अब मैदान में उतरे और तमाम जो भी स्थिति है उसको संभालें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर जिम्मेवारी केंद्र की ही बनती है, क्योंकि अगर राज्य यानी कि अगर बच्चे कुछ नहीं कर पाते तो उनकी जिम्मेवारी उनके माँ बाप की बनती है और माँ बाप ही संभालते हैं जिम्मेवारी को। मगर जिस तरीके से राज्य की बात करें तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें अगर नहीं संभाल पा रही हैं, कोरोना की स्थिति जो कहीं ना कहीं डरावनी होती चली आ रही थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन देकर कहीं ना कहीं लोगों की मदद करी, राज्य सरकारों की मदद करी। वही स्थिति अब दोबारा से, और कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं राज्य सरकारें बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकारें अपना इंतजाम खुद करें,
तो इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है और कहीं ना कहीं राज्यों को ऊपर छोड़ा जा रहा है, यानी कि बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी जा रही है। और बच्चे तो आपको पता है कि बच्चे किस तरीके से जिम्मेवारी निभाएंगे, क्योंकि जब उनके पास ना तो कंपनियां हैं, ना ही वैक्सीन है, ना ही केंद्र सरकार मदद कर रही है और जनता कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है। केजरीवाल ने एक ये बात भी कही थी कि देरी हमने बहुत कर दी है, अगर मार्च में वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता तो शायद हम दूसरी वेव से बच सकते थे और तीसरी वेव की तो शायद बात ही नहीं उठती। ये भी मंजर देखने को मिला है। फिलहाल दिल्ली वासियों का इस पर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल कहा कि दूसरी लहर से हम जब बच सकते थे जब मार्च के अंदर टीकाकरण पूरा हो जाता, यानी कि 18 साल से जो ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण था वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। मगर जिस तरीके से बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए कहीं ना कहीं बच्चों के लिए घातक बताई गई है। मगर जिस तरीके से अभी तक जब 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए अभी तक टीकाकरण नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं राज्य सरकारें केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है, बार बार केंद्र सरकार उनको वैक्सीनेशन नहीं दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, अगर राज्य सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या पंजाब सरकार हो या फिर कोई और सरकार हो, अगर वो नहीं स्थिति को संभाल पा रहे तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है और केंद्र सरकार ही उनको जिम्मेवारी को पूरा करेगा। मगर जब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के हाथ में इतनी बड़े कदम नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, क्योंकि एलजी के हाथ में सारे ऑर्डर दे दिए गए हैं, तो सारे अधिकार एलजी के हाथ में। तो एलजी जो है वो भाजपा के, और कहीं ना कहीं भाजपा से तालमेल मिलाकर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो रुका हुआ है उसको चालू कराना था। मगर अभी तक टीकाकरण बिल्कुल स्टार्ट नहीं है और यहाँ तक कि जो दिल्ली के अंदर 100 सेंटर बनाए गए थे स्कूलों के अंदर, वो भी बंद पड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो ड्राई रन की बात करें तो ड्राई रन भी जिस तरीके से शुरू किया गया है, लगता नहीं है कि वो भी ज्यादा सफल हो पाएगा, क्योंकि अभी तक दिल्ली के अंदर लगभग वैक्सीन खत्म है। और यहाँ तक कि जो 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन दी जा रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कमी बताई है और वो भी कुछ दिनों की वैक्सीन बताई है। राज्य सरकार इस तरह के चाहे कितने ही अभियान चला ले, लेकिन जब तक वैक्सीन ही हमारे पास उपलब्ध नहीं होगी तो वैक्सीनेशन के अभियान भी किसी काम के नहीं है। फिलहाल केजरीवाल हमेशा हर बार उन्होंने वैक्सीन के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार पर लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वासियों की राय जानना बेहद अहम हो जाता है कि दिल्ली वासी आखिर इस बारे में क्या सोचते हैं, केजरीवाल के बारे में वो क्या सोचते हैं और उन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है, इसके लिए उनका क्या मंजर है फिलहाल। देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से वैक्सीनेशन के टीकाकरण को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं जनता भी परेशान है। मगर जनता बार बार यही कह रही है कि केंद्र सरकार जैसा उनको बताती है वैसा वो मान लेते हैं, राज्य सरकार जैसा बताती है वैसा मान लेते हैं। मगर कहीं ना कहीं इनके बीच में राजनीति की जा रही है और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनता अभी तक गुमराह होती नजर आ रही है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 18 साल का जो ऊपर का टीकाकरण है वो उनको कब तक मिलेगा, केंद्र सरकार मदद करेगी या राज्य सरकार मदद करेगी, तो इसके अंदर जिम्मेवारी किसकी है? और जिम्मेवारी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी बनती है और केंद्र सरकार को ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए। जी बिल्कुल राजीव। और लेकिन देखा जाता है तमाम, हम चैनल पे बहुत सारी डिबेट्स करते हैं, बहुत सारे प्रवक्ताओं को जोड़ते हैं बीजेपी के, वो तमाम हर बार एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास ना तो वैक्सीन की कमी है ना ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास हर चीज भरपूर मात्रा में। वो अक्सर यही बातें कहते दिखाई देते हैं और एक दूसरे पर ठीकड़ा फोड़ते दिखाई देते हैं, अपनी गलती कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में जनता जो है उनका दिल काफी इस समय दुखी है, क्योंकि जिनको उन्होंने खुद चुनकर सत्ता में बिठाया कि वो उनकी रक्षा करेंगे, वो उनके लिए तमाम हक में उनके फैसले लेंगे, वो इस समय उनकी चिंता ही नहीं कर रहे हैं। और राजनीति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल, वो चरम पर होती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर ठीकड़ा फोड़ने का काम यहाँ राज्य और केंद्र सरकारें कर रही हैं, लेकिन जनता की चिंता फिलहाल किसी को नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं जब वोटिंग करती है तो कहीं ना कहीं मुद्दों को ध्यान में रखे करती है। सामने वाला जो कौन सा पार्टी का जो नेता खड़ा हुआ है, किसकी छवि कैसी है, हर चीज को ध्यान में रखकर वोटिंग की जाती है। मगर जब बात करें जिस तरीके से जो स्थिति को संभालने की, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी सबकी बनती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो या फिर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबकी जिम्मेवारी बनती है। मगर यहाँ पर जिम्मेवारी कोई भी नहीं ले रहा है, सब अपना पड़ला एक दूसरे के ऊपर छोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ रही है और केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ रही है। मगर जिम्मेवारी यहाँ पर सबकी है, क्योंकि सभी को, चाहे वो दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन हो या फिर पीएम के इलेक्शन हो या फिर किसी और चीज के इलेक्शन हो, निगम पार्षद के हो, सबको जनता ही वोटिंग देती है। और कहीं ना कहीं जनता इस टाइम सभी सरकारों से, सभी पार्टियों से नाराज होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण नहीं है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा कि हम 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण देंगे, मगर वो टीकाकरण जा कहा रहा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम टीकाकरण दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, मगर जा कहा रही है दिल्ली सरकार कहती है हमारे पास आ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है जरूर है। और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है और राजनीति के अलावा
कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो गुमराह किया जाता है जनता को, जनता कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं नाराज होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत सही कहा आपने कि इस समय खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने इतना सोच समझकर अगर किसी को वोट दिए हैं, अगर किसी को चुना है, तो जनता चाहती है कि उनके हक में फैसले लिए जाएं, उनकी रक्षा की जाए। लेकिन फिलहाल इस समय राजनीति ही हो रही है। बहरहाल ये सवाल सबसे अहम हो जाता है कि जब दिल्ली में वैक्सीन नहीं है तो दिल्ली सरकार की क्या रणनीति आगे की है, क्या कुछ उनके प्लान है, क्या वो केंद्र से आगे अपील, क्योंकि अपील तो वो लगातार करते आ रहे हैं और उनकी अपील में लगातार केंद्र भी यही जवाब दे रहा है कि हम उन्हें वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन आखिर वो वैक्सीन जा कहां रही है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल केजरीवाल की आगे की क्या कुछ रणनीति है अहम लोगों को बचाने के लिए कोरोना से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे अरविंद केजरीवाल निरंतर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे, चाहे वो पत्र के माध्यम से हो या फिर लगातार कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो बैठक हुई है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं बार बार केंद्र सरकार से कहा गया वैक्सीन नहीं है हमारे पास। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रही है वैक्सीन है और दिल्ली सरकार कहती है वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन का जो गोल है यानी कि वो कहाँ पर रुका हुआ है, यानी कि वैक्सीन चली कहाँ से और गई पहुंची नहीं, क्यों नहीं पहुंची, इसकी जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार की बनती है। क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ऑक्सीजन के जो टैंकर नहीं थे दिल्ली सरकार के पास, ये कहा गया था कि जी दिल्ली राज्य सरकार के पास टैंकर क्यों नहीं है, टैंकर उन्होंने अपने खरीदने चाहिए थे। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की गलती ये थी कि उन्होंने ये नहीं स्पष्ट किया कि हमारे पास टैंकर नहीं है, हमारे पास प्लांट लगाने की जगह नहीं है। बाद में जब प्लांट भी लगाए गए, सब कुछ सारी सुविधाएं की गई, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ही मदद की थी। अब भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है। अगर वैक्सीन नहीं है किसी भी राज्य के अंदर, तो वहां की जनता की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है और केंद्र सरकार को ही वैक्सीन करानी चाहिए। अगर जिस तरीके से राज्य सरकारें नहीं मैनेज कर पा रही है, तो केंद्र सरकार को अपने नुमाइंदे खड़े करने चाहिए और अपने नुमाइंदों के द्वारा ही वैक्सीन जनता तक पहुंचानी चाहिए। मगर अभी तक कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति की जा रही है और जिससे जनता कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, और तमाम बातें आपने बहुत सही कही, क्योंकि जनता जो है वो इस समय सरकार पर पूरी तरह से निर्भर है, लेकिन सरकार जो है वो इस समय कुछ भी करती नजर नहीं आ रही है और लगातार ऐसी तमाम बातें सामने आती है। लगातार वैक्सीन लाने में देरी हो रही है, जिससे तीसरी लहर अगर आती है तो उससे किस तरह से हम बच सकते हैं, वो फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बहरहाल अगली खबरों की ओर बढ़ते हैं। ताउते तूफान ने मुंबई में किस तरह से तबाही मचाई, इसका मंजर हम सब ने देखा है। इस तूफान में बार्ज P305 नाम का एक जहाज भी समुद्र में फंस गया था, जिसमें इंस्पेक्शन इंजीनियर सौरभ जैन मौजूद थे। बार्ज के डूबने के बाद से ही उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बीते 9 दिनों से परिवार लगातार सौरभ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन इसके बावजूद परिवार और नौसेना लगातार एक दूसरे के संपर्क में भी हैं। परिवार के लोगों को बरामद किए गए शवों की शिनाख्त के लिए भी लेकर जाया गया था, जहां पर शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। परिवार का कहना है कि इनमें से कोई भी शव सौरभ जैन का नहीं है, जिसके बाद अब परिवार ने डीएनए सैंपल भी दिया है। फिलहाल सौरभ की पत्नी ने एक वीडियो जारी किया है और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं, जिसमें उन्होंने ये भी मांग की है कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि उनके पति जरूर वापस लौटेंगे और सौरभ के परिवार में उनकी पत्नी के और उनके साथ 8 साल की उनकी बच्ची भी है। उन्होंने तकरीबन 1 महीने पहले ये नौकरी शुरू की थी। उन्होंने अप्रैल के महीने में बार्ज के जहाज में बतौर इंस्पेक्शन इंजीनियर काम शुरू किया था। परिवार का कहना है कि उन्हें कोई भी पुख्ता जानकारी प्रशासन की ओर से फिलहाल नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनकी घबराहट और मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मेरा नाम मेघा जैन है। मेरे पति सौरभ जैन P305 की बार्ज पे कंपनी के काम से गए थे, जो कि डूब चुका है। वो अभी तक मिसिंग है। मेरा सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इसको नहीं रोका जाए जब तक कि सारे पर्सन ना मिल जाए, आइडेंटिफाई ना हो जाए, और आसपास के आइलैंड में प्लीज़ रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि हो सकता है वो वहाँ पे भी। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग, डोंट स्टॉप द रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन द काउंट ऑफ डेड बॉडीज और एनीथिंग एल्स, प्लीज़। तो तमाम बातें आपने सौरभ जैन की पत्नी की सुनी, किस तरह से वो इमोशनल हो रही थी और उन्होंने जो बातें कही है वो काफी बेहद संजीदगी से उन्होंने ये बातें कही हैं और काफी अहम इन बातों पर विचार भी करना चाहिए। बहरहाल इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है मुंबई में? जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको रोकने की भी बात कही जा रही है, और सौरभ जैन जो काफी लंबे समय से लापता है, उनकी पत्नी ने भी ये अपील की है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ना रोका जाए। सत्यप्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क उनसे टूट गया है हमारा। फिलहाल जिस तरह से ये वीडियो सामने आई है, सौरभ जैन की बीवी है, ये सौरभ जैन की पत्नी है, इंस्पेक्शन इंजीनियर की, उन्होंने ये वीडियो जारी किया है और लगातार वो तमाम मुश्किलों से भी गुजरते नजर आ रहे हैं, जिसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें वो खुद भावुक होते नजर आ रही हैं और साफ तौर पर ये कह रही हैं कि कोई भी उन्हें अपने पति से मिला दे। वो लगातार इस तरह की गुहार लगाती जा रही हैं। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है मुंबई में रेस्क्यू ऑपरेशन की? तोकते तूफान के चलते जिस तरह से मुंबई के समुद्र में 5 जहाज को प्रभावित होने की सूचना मिली थी, जिसमें 2 जहाज पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे, जिसमें करीब 261 लोग मिसिंग थे। ऐसे में नौसेना द्वारा ऑपरेशन करते हुए करीब 70 लोगों की जान चली गई और अन्य 10 लोगों की जो मिसिंग है उनकी तलाश जारी थी। लेकिन जिस तरह से नौसेना द्वारा यह ऑपरेशन बंद कर दिया गया, उसको लेकर P305 में काम करने वाले इंस्पेक्शन इंजीनियर सौरभ की तलाश जो है उनकी पत्नी कर रही है। उनकी पत्नी के साफ तौर पे कहना है कि नौसेना ने जो ऑपरेशन को बंद कर दिया है उसको जारी रखे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उनके पति अभी भी वापस आ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने डीएनए सैंपल भी दिया है कि डीएनए सैंपल के जरिए जिन लोगों की डेड बॉडी मिली है उनकी भी शिनाख्त किया जाए और उसकी जांच की जाए। सत्यप्रकाश, तमाम ऐसी स्थितियां सामने आती हैं, सिर्फ यही एक मौका नहीं है, हमेशा ही इस तरह की जब स्थिति बनती है, जब तूफान आते हैं, तो कई ऐसे घर हैं जिनके परिजन इस तरह से खो जाते हैं। काफी भावुक करने वाली ये स्थिति हो जाती है। क्या तौर पर देखिए, सौरभ ने 1 महीने पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। हालांकि नई नौकरी थी, प्रशासनिक तौर पर ज्यादा जानकारी उनके परिवार वालों को भी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से सौरभ के अचानक चले जाने से उनके परिवार में जो 8 साल का बच्चा है और उनकी पत्नी है, वो लगातार सौरभ को मिस कर रही हैं। उनको उम्मीद है कि सौरभ जो है इस तरह से नहीं जा सकते हैं। जिस तरह से लगातार लोगों को निकाला गया है सर्च ऑपरेशन के जरिए, परिवार को उम्मीद है कि उनकी सौरभ जो है कहीं न कहीं सुरक्षित है। हालांकि वो उम्मीद लगा रही है कि सौरभ जल्द आ सकते हैं। इसको लेकर नौसेना से उन्होंने गुहार लगाई है कि सर्च ऑपरेशन को जारी रखा जाए। उन्हें उम्मीद है कि उनके पति जल्द उनके पास वापस आएंगे। सत्यप्रकाश, ये जो वीडियो उन्होंने जारी किया है सौरभ जैन की पत्नी ने, उसके बाद नौसेना या फिर सरकार का क्या कुछ तर्क है? क्या वो एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे और सौरभ को ढूंढने की कोशिश एक बार फिर से की जाएगी? देखिए मुस्कान, करीब 10 दिन तक लगातार जो है सर्च ऑपरेशन किया गया। 27 तारीख है, 17 तारीख को ही तोकते तूफान आया था। ऐसे में जिस तरह से लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि अभी भी नौसेना को उम्मीद जरूर थी, लेकिन जिस तरह से लगातार पूरे तटीय इलाके को छाना गया, हेलीकॉप्टर द्वारा नौसेना के तमाम लोग कर्मचारी थे। हालांकि कितने लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से 70 लोगों की जान गई है, ऐसे में उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि सौरभ अगर होते थे कहीं न कहीं सुराग जरूर मिलते। लेकिन उनकी पत्नी को इस तरह से उम्मीद है, तो जाहिर तौर पर उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए। और जब मामला जान से जुड़ा हो, किसी से जुड़ा हुआ हो, तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो गुहार लगाना भी लाजमी बनता। लेकिन नौसेना की तरफ से या प्रशासनिक आधिकारिक तरफ से इस तरह के अभी कोई जवाब तो नहीं दिया गया। लेकिन इस तरह से लगातार सौरभ जैन की पत्नी का आरोप है कि उनके पति को अभी भी जो है निकाला जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। लिहाजा जो सर्च ऑपरेशन बंद किया गया उसको फिर से जारी किया जाए। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और उनकी पत्नी ने वीडियो में ये भी कहा था कि हो सकता है कि वो किसी और आइलैंड पर पहुंच गए हों या फिर सुरक्षित हों, तो दूसरे आइलैंड पर भी सर्च ऑपरेशन करना चाहिए। लेकिन अगर नौसेना ये चीजें करती है तो काफी दिक्कतें भी उनको आती है, तो क्या कुछ दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है? जी देखिए, नौसेना ने अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ सर्च ऑपरेशन किया और अभी भी हार मानने वाली नहीं नौसेना लगातार कोशिश में है कि इस तरह की कोई सुराग मिलते तो जाहिर तौर पे नौसेना जरूर वहां पहुंचेगी। लेकिन जिस तरह से नौसेना पूरी ताकत के साथ सर्च ऑपरेशन किया है, 70 लोगों की डेड बॉडी मिली है, 10 लोगों को मिसिंग बताया। उन 10 लोगों में से अभी कौन कहां है इस तरह की जानकारी, लेकिन लगातार नौसेना की निगाहें अभी भी टिकी हुई है। सत्यप्रकाश, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सिर्फ सौरभ जैन ही नहीं और भी 10 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, उनके परिवारों का क्या कुछ हाल है? क्या पता चल पाया है अभी कि किसके परिवार से कौन गायब है? देखिए, ये जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से बताया गया था कि बार्ज P305 में करीब 261 लोग उस समय मौजूद थे जब ये जो प्रभावित हुआ था तोकते तूफान को लेकर। ऐसे में
70 लोगों की बॉडी मिली है, 10 लोगों को मिसिंग बताया जाता है। जाहिर तौर पर 100 से ज्यादा करीब आंकड़े जो है उनको रेस्क्यू किया गया था। तो कहीं न कहीं ये मामला जरूर नौसेना से जुड़ा हुआ है। नौसेना लगातार कोशिश भी कर रही है कि इस तरह के अगर पुख्ता सुराग और सबूत मिलते हैं तो जरूर नौसेना इस पर अमल करेगी। लेकिन लगातार जिन परिवार के लोग, अभी 10 लोग मिसिंग हैं, उन परिवार की उम्मीदें अभी भी बनी है नौसेना से कि किसी भी तरह से अगर कोई सुराग या जानकारी मिलती है तो जाहिर तौर पर नौसेना उस पर काम करेगी और उनको लाएगी। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि मुंबई पुलिस ने उस कैप्टन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जिन्होंने लापरवाही की थी, क्योंकि 14 मई को एक मेल आया था जिसमें बताया गया था कि जो तूफान आने वाला है उसकी रफ्तार काफी ज्यादा होगी। ऐसा सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए जहाज को किनारे लगा दिया जाए, लेकिन इस तरह का मेल के बावजूद भी शायद किसी ने मेल चेक नहीं किया। इसको लेकर भी अब नौसेना लगातार जांच कर रही है कि किस तरह से मामला हुआ है। लेकिन मुंबई पुलिस ने कैप्टन के खिलाफ मामला जरूर दर्ज कर दिया जिसमें लापरवाही का मामला बताया गया है। जानबूझकर लापरवाही के चलते लोगों की मौत। और ये लापरवाही बहुत ज्यादा ही बड़ी है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही इस तरह से अलर्ट जारी कर दिया था कि जो तूफान होगा वो बहुत भयानक होगा। हालांकि तूफान जो है वो 210 किलोमीटर पहले से ही चला गया है, इतना भयानक नहीं रहा, लेकिन अलर्ट के बाद भी 5-5 जो जहाज हैं वो समुद्र में मिलते हैं, वो लापता हो जाते हैं। तो ये लापरवाही प्रशासन की भी है, क्योंकि उन्हें ही तरीके से उन्हें काम नहीं किया उन्होंने, तभी ये जहाज जो है वो समुद्र में मिले। देखिए मुस्कान, जब मामला किसी के जान माल से जुड़ा हो उसमें लापरवाही नामुमकिन नहीं चलती है, उसमें सावधानी चलती है। लेकिन जिस तरह से मानसून विभाग ने 4 दिन पहले ही कह दिया था कि चक्रवाती तूफान जो आएगा वो भयावह स्थिति पैदा कर सकता है मुंबई के लिए, क्योंकि समुद्री इलाका, समुद्री तटीय इलाकों को खाली भी करवा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी P305 के जो नाविक थे या कैप्टन थे उन्होंने इसको संज्ञान में नहीं लिया, लापरवाही बरती, जिसके चलते 70 लोगों को जान गंवाना पड़ा। 10 लोग आज भी अपनी परिवार से दूर है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो जानकारी मिली है वो कहीं के चौंकाने वाली है। हालांकि मुंबई पुलिस और नौसेना दोनों उस पर निगाहें बनाई हुई है। आने वाले समय में अगर कुछ पुख्ता जानकारी या सबूत मिलते तो जाहिर तौर पर नौसेना फिर इस पे एक बार जो है सर्च ऑपरेशन कर सकती है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सत्यप्रकाश ने हमें तमाम जानकारी दी कि किस तरह से मुंबई में जो ताउते तूफान है उसका मंजर अभी भी बरकरार है। 10 लोग जो हैं वो अभी भी लापता हैं और उनके परिजन उन्हें लगातार खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सौरभ जैन की एक पत्नी का जो वीडियो वायरल आया है, जो सामने आया है, वो काफी भावुक करने वाला है और हम भी अपील करते हैं कि सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू किया जाए और जो 10 लोग हैं उन्हें भी किसी न किसी तरीके से खोजा जाना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। विरासती शहर पटियाला के व्यापक विकास को यकीनी बनाने के यत्नों के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिप्टी कमिश्नर को 468 करोड़ की लागत वाले नहरी पानी पर आधारित जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के काम में और तेजी लाने की बात कही है, जिससे शहर निवासियों के लिए पीने वाला साफ पानी मुहैया करवाना यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शहर के आसपास की कॉलोनियों को भी इस स्कीम के दायरे में लाने के लिए योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभाग को नहरी पानी पर आधारित जल आपूर्ति, नया बस अड्डा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, छोटी और बड़ी नदी के कायाकल्प के अलावा विरासती रास्ते को नया रूप देने समेत चल रहे प्रमुख प्रोजेक्टों को तेजी से मुकम्मल कराने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने के भी निर्देश दिए। पटियाला शहर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नर को इन प्रोजेक्टों की प्रगति की और निजी तौर पर निगरानी करने और इस संबंधी उनको भी अवगत कराने के लिए भी कहा है, जिसको समय पर मुकम्मल किया जा सके। इससे पहले विकास कार्यों के बारे में विस्तृत पेशकारी देते हुए पटियाला के डिप्टी कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को बताया कि वैश्विक स्तर की कंपनी L&T इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा मार्च 2022 तक नहरी पानी पर आधारित जल आपूर्ति प्रोजेक्ट को 60% काम पूरा कर लिया जाएगा। तो पटियाला का विरासती शहर जो है वहां पर विकास कार्यों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार कार्यरत हैं और लगातार वो चाहते हैं कि शहर का विकास होता रहे। इसके लिए उन्होंने एक बार फिर से एक बैठक की जिसमें डिप्टी कमिश्नर को 468 करोड़ की लागत वाले नहरी पानी पर आधारित जल आपूर्ति प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करने की बात कही है। ये जो जल आपूर्ति प्रोजेक्ट है इससे कई चीजें जो है वो सुविधाएं लोगों को मिलेगी। इससे संबंधित विभागों को नहरी पानी पर आधारित जल आपूर्ति, नया बस अड्डा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, छोटी और बड़ी नदी के कायाकल्प के अलावा विरासती रास्ते को नया रूप देने समेत प्रमुख प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उस पर तेजी से काम खत्म करने और आपसी तालमेल को बनाकर रखने की अपील और निर्देश
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिप्टी कमिश्नर को दिए हैं। तमाम तरह के निर्देश उन्होंने दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए ताकि लोग जो हैं उनको जल्द से जल्द सुविधाएं मिल सके और इस काम को भी जल्द पूरा किया जा सके। इस कंपनी ये जो है इस प्रोजेक्ट के लिए डिप्टी कमिश्नर ने मुख्यमंत्री को बताया कि वैश्विक स्तर की कंपनी है L&T इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। 2022 तक इस नहरी पानी पर आधारित जल आपूर्ति प्रोजेक्ट का 60% काम जो है वो कंपनी द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। तमाम स्थिति जो है वो फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह देख रहे हैं और वही डिप्टी कमिश्नर को आदेश भी दे रहे हैं और उन्होंने तमाम आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए और संबंधित विभागों को भी उन्होंने तमाम निर्देश दिए हैं कि आपस में मिलकर तालमेल से काम किया जाए और जो भी काम होगा, जो भी अपडेट होगी, वो डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ सीएम अमरिंदर सिंह को भी बताई जाए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी